हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप अभी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और इसका नोट्स बनाते रहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको तो पता ही होगा, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इएशन और एक्सक्रीशन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स, ये न्यूट्रिशन टॉपिक में हम जो सब पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ लाइफ, उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एमोइबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये तो पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लाइफ। So friends, life is a cell-based, self-regulated, complex system of molecules where biochemical reactions going on continuously which lead to various life processes such that nutrition, respiration, transportation and reproduction respectively. So friends, life होता क्या है? Life एक सेल, आपको ही पता होगा कि हमारा लाइफ का सबसे जो छोटा भाग है वो सेल है। तो लाइफ इज ए सेल बेस्ड, सेल के ऊपर निर्भर करता है, सेल्फ रेगुलेटेड, ये सक्षम है अपने आप को चलाने के लिए। सेल्फ रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो सिस्टम है लाइफ का, ये मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। वेयर बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, हमारे जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सेल को मिला के बहुत मॉलिक्यूल हैं, वहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस हमेशा चलता रहता है, इसीलिए हम जिंदा रह पाते हैं। और वो लीड किसे करता है? लाइफ प्रोसेसेस को। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है अब देखेंगे हम। The processes which are necessary to make an organism alive, जो हमें एक ऑर्गेनिज्म और इंसान को ही देख लीजिए, हमें जिंदा रखने के लिए जो सब प्रोसेस काम आते हैं, जो सब प्रोसेस के वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, उसी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो आज हम उसी प्रकार कितने प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं? 4 प्रोसेस को। लेकिन आप साइड में वहाँ पर एक तो फोटो दिया है, उसमें देख सकते हैं बहुत सारा क्या होता है लाइफ प्रोसेस: न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। लेकिन आज हम 4 पढ़ेंगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यहाँ पर डबल कॉल्ड हो गया है, इसे छोड़ दीजिए। इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन क्या होता है ना, किसी भी खाने को अपने शरीर के अंदर लेना, इंटेक करना और उसका सही प्रकार से यूटिलाइजेशन करना, वही होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं: ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है भला? ऑटो, यहाँ पर हम 2 भाग में कर देते हैं, ऑटो एंड ट्रोपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रोपिक मीन्स होता है फूड। सो ऑटोट्रोपिक मीन्स सेल्फ फूड, अपना खाना खुद बनाना। द न्यूट्रिशन इन विच फूड इज मेड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। मतलब देखिए, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लें तो हम देख सकते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से मिलता है, हवा, पानी, नमक, ये सब। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या करते हैं ऑटोट्रोपिक लोग? अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक और सेल्फ फूड बोला जाता है। तो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं: फोटो ऑटोट्रोपिक एंड केमो ऑटोट्रोपिक। तो फोटो ऑटोट्रोपिक क्या है? फोटो का मीनिंग क्या है? फोटो मीन्स लाइट। फोटो ऑटोट्रोपिक तो लाइट का फूड। वो क्या कहते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो सिर्फ लाइट से ही फूड बनाते हैं, लाइट को लेके। लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मतलब ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो लोग लाइट को नहीं लेते, वो लोग बहुत डिफरेंट टाइप के केमिकल से अपना फूड बनाते हैं, इसलिए उन लोगों को बोला जाता है केमो ऑटोट्रोपिक। तो 2 प्रकार के ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, क्या क्या? फोटो ऑटोट्रोपिक एंड केमो ऑटोट्रोपिक। इसे आप समझ लिए। उसके बाद नेक्स्ट
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स फोटोसिंथेसिस। भाई भला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है सेल्फ खुद से खाना बनाता है, तो कैसे बनाता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का सहारा लेता है अपना खाना बनाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस एक तो प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट उसके 4 रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके प्रेजेंस में खाना बनाता है। तो पहले जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज लीफ। लीफ मतलब पत्ता, पत्ते में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन उसका रियल जो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है वो है पत्ते के अंदर जो ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स होते हैं, डॉटलेट्स होते हैं, उसको बोला जाता है क्लोरोफिल। जहाँ पर इमेज में आप क्लोरोफिल का तस्वीर देख सकते हैं, उसे बोला जाता है क्लोरोफिल। और उसमें देखिए स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा देख रहे हैं आप, और ग्रेनम है। तो स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन के लिए बना हुआ है, और जो ग्रेनम है वहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है। तो ये बहुत हायर लेवल का है, इसीलिए उसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी। रियली द ग्रीन पार्टिकल्स ऑफ लीफ कॉल्ड क्लोरोफिल व्हिच आर द रियल प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम, मटेरियल्स प्रिपेयर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसे होने के लिए भी कुछ मटेरियल का ज़रूरत होता है। सो वो मटेरियल सब क्या है, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस सब के चलते वो सब हो पाता है। क्या क्या और एक बार देख लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट। आप उसके बगल में देखिए इमेज, वहाँ पर जो सन है, सन का लाइट पत्ता एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल, वो पत्ते में जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं वो सब क्लोरोफिल के वजह से ही है। वाटर, देखिए आप रूट में वाटर कैसे, रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को लीड लेता है, और वो कैसे एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके बाद में हम देखने वाले हैं उसे। तो पहले जाते हैं फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो 3 प्रोसेस होता है बेसिकली, क्लास 10 के लिए 3 ही प्रोसेस दिया हुआ है, आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन, सेकेंड पॉइंट ब्रेक डाउन, थर्ड पॉइंट रिडक्शन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सनलाइट को जो बोलते हैं लोग लीफ एब्जॉर्ब कर लेता है। लीफ मतलब क्या, लीफ में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है, असली साइट है फोटोसिंथेसिस का। तो जो सनलाइट होता है उससे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, H2O। तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों होता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए बोला गया है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर थ्रू द। और जो प्रोसेस है उसे फोटोलाइसिस कहा जाता है। फोटो मीन्स क्या है, लाइट है। लाइट के प्रेजेंस में वाटर का डिवीजन को इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कहा जाता है फोटोलाइसिस। उसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कि लीव एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका रिडक्शन हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट पता होगा, आप खाते हैं एवरीडे लाइफ में, चावल, गेहूँ, ये सब वगैरह वगैरह। उसके बाद देखते हैं वो जो हम पढ़े पहले, चार तो चीज, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर, उन सब का काम क्या क्या है। पहले देखते हैं सनलाइट। सनलाइट इज नेसेसरी एलिमेंट फॉर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि सनलाइट एक तो नेसेसरी एलिमेंट है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो वाटर का फोटोलाइसिस भी नहीं हो पाएगा। अगर वाटर का फोटोलाइसिस नहीं हुआ तो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस पीरियड के टाइम, वो भी नहीं आ पाएगा। उसके बाद जो हाइड्रोजन होता है जिसका कि काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना प्लांट को, वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सनलाइट एक तो बहुत बड़ा काम करता है। फ्रेंड्स, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, यहाँ देखिए नीचे आपको इमेज में 6 का CO2 प्लस 6H2O give rise to in presence of photosynthesis and sunlight 6H12O6 plus 6O2 means carbon dioxide and water in presence of सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज है उसी को यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बोला गया है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करने के बाद मिलता है। उसके बाद क्या है, आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि जो गेहूं होता है, पेडी होता है, मतलब क्या, पेडी का मतलब धान,
ठीक है, वो सब सूखते कैसे हैं? तो उसके सुखाने का काम जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, सनलाइट में एक तो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है जो कि जिसमें कि टेम्परेचर होता है, मीन्स ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये टेम्परेचर को पकड़ के रखा रहता है। तो ये जब सोलर हमारे अर्थ एनवायरनमेंट में एंटर करता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके वजह से कि पेडी एंड गेहूँ ये सब सूख जाते हैं और उससे हम ग्रेन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी बोल देता हूँ कि फोटोलाइसिस क्या है? वाटर का ब्रेकडाउन, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, वही है फोटोलाइसिस। किसके जरिए होता है? सनलाइट के जरिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, वाटर। आप इमेज में देख के समझ पा रहे होंगे कि जो रूट होते हैं, प्लांट के रूट होते हैं, वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर एक तो बात बता दे रहा हूँ कि जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है कौन सा टिश्यू करता है? आपको पता होगा, प्लांट्स में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इसे नोट कीजिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप कॉपी पेन निकालिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं, उनमें से जाइलम टिश्यू वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स, it breaks it into oxygen and hydrogen in the process of photolysis। देखिए, फोटोलाइसिस प्रोसेस को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वाटर एंड हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन सनलाइट के जरिए होता है। तो अगर वाटर ही नहीं आएगा तो फोटोलाइज थोड़ी ना हो पाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज टू एटमोसफियर, ये वाटर के वजह से, वाटर जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है फोटोलाइसिस के टाइम में, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो एटमोसफियर को डायरेक्टली आ जाता है। It helps to guard cell to maintain its turgidity। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है गार्ड सेल क्या है? तो अभी हम चलते हैं वहाँ, मैं आपको इसके बारे में सब समझा देता हूँ। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ फोटो को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ओपन स्टोमाटल पोर लिखा हुआ है एंड क्लोज स्टोमाटल पोर। तो फ्रेंड्स, वहाँ ऊपर में देखिए गार्ड सेल लिखा हुआ है। देखिए 2 तो बीन शेप्ड हैं, वो क्या है, मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब काजू खाते हैं आप, क्रिस्पी नॉट, वो 2 तो ऐसे जॉइंट हैं, ऐसे दिख रहा है 2 तो, उसी को बोला जाता है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या हेल्प करता है? देखिए उसके बीच में एक तो पोर है, उसे बोला जाता है स्टोमाटल पोर। तो फ्रेंड्स, गार्ड सेल में टर्जिडिटी जो है, अगर गार्ड सेल में वाटर का परसेंटेज बढ़ जाता है तो क्या होगा? वो मान लीजिए एक तो बैलून है, उसमें अगर आप पानी भर देंगे वो फूल जाएगा। ऐसे गार्ड सेल में वाटर भरने के बाद वो थोड़ा फूल जाता है। इसके वजह से क्या होता है ना, 2 तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए जो बीच का गैप है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और जो गैप है उसी के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर घुस पाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के जरिए लीफ के अंदर घुसता है और वो बाद में कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पर देखिए जो गार्ड सेल में आपको उसका तो गोल गोल दिख रहे हैं, उसमें जो डॉटेड हैं वो सब है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और उसको चारों ओर से घेर के रखे हैं बहुत सारे सेल्स। वो तो एक तो ओपन है और एक तो क्लोज है जो और यहाँ पर एक तो क्वेश्चन है, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है कि डेजर्ट प्लांट में दिन के टाइम ये स्टोमाटल पोर ओपन नहीं होते और रात के टाइम होते हैं। ऐसा क्यों होता है ना फ्रेंड्स? जब स्टोमाटल पोर ओपन होता है उसी टाइम में वाटर का भी इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है और डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर हाई होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा वाटर इवापोरेट होने का चांस होता है और वैसे ही वहाँ पर वाटर का शॉर्टेज होता है। इसीलिए वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और दिन के टाइम जो सोलर एनर्जी को स्टोर किए रहते हैं उसी को उसके साथ कंबाइन करके वो लोग अपना फोटोसिंथेसिस का काम पूरा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारा इतने में ही ख़त्म होता है। आप प्लीज़ नोट्स को कंप्लीट कर दीजिए अपना, फिर हम आते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। तो फ्रेंड्स, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? द न्यूट्रिशन इन which the organism depends upon other organism to fulfill his food requirement is known as heterotrophic nutrition। फ्रेंड्स, और एक बार सुन लीजिए, द न्यूट्रिशन इन which the organism depends upon अदर ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल इट्स फूड रिक्वायरमेंट, मतलब जो न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए एक तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को बोला जाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं, सेप्रोट्रोपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम देखते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म
इज नोन एज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन में एक तो ऑर्गेनिज्म अपने फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपना एनर्जी को और अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे बोला जाता है सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल मशरूम, और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मशरूम जो है वो यहाँ पर सेप्रोफाइट का काम करता है। मशरूम क्या है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे गांव में जो मतलब बहुत सारे लकड़ी होते हैं, अगर वो सड़ गए होते हैं उसमें ये मतलब मशरूम उगता है। तो फ्रेंड्स और जो सब मर गया चीज़ होता है उसमें से ये निकलता है। और आपको बता दें सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ये जो मशरूम होता है वो अपने रूट के जरिए एक तो केमिकल रिलीज करता है, और केमिकल जाता है और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के जो मांस होते हैं या कुछ भी उसका जो ऑर्गन होता है बॉडी का उसमें मिलते हैं, और उसको उसके मशरूम अपने बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करता है। हम जैसे खाते हैं उसके बाद पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है, लेकिन सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बॉडी के बाहर डाइजेशन कंप्लीट होता है। एंड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो फ्लूइड सब्सटेंस को खाते हैं। उसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन another organism to fulfill his nutrition is known as parasitic। और उसके जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको बोला जाता है पैरासाइट। मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। सेप्रोट्रोपिक में क्या पड़े, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को कैप्चर करता है, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है उसको बोला जाता है पैरासाइट, एंड जिसके ऊपर वो डिपेंड किया रहता है उसको बोलते हैं होस्ट। तो यहाँ पर उसका एग्जांपल है कॉस्क्यूटा मीन्स अमरबेल। तो अमरबेल जो है, अमरबेल यहाँ पर किसका काम कर रहा है, पैरासाइट का, एंड जिस प्लांट पर वो उगता है उसको बोला जाता है होस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। सो नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक अनदर ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल हिज न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही खा लेता है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल एमोइबा एंड ह्यूमन बींग्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं एमोइबा एंड ह्यूमंस के बारे में। नाउ न्यूट्रिशन इन एमोइबा। जो नीचे देख रहे हैं आप फेगोसाइटोसिस लिखा हुआ है, ये क्या है भला। हम जैसे मुंह के जरिए खाते हैं वैसे ही एमोइबा जिस प्रकार खाता है उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और फेगोसाइटोसिस क्या है, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड। आपको बता देता हूँ सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इन दोनों में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप पहुँच जाते हैं वहाँ पर ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को एब्जॉर्ब करता है, और सॉलिड फूड को एब्जॉर्ब करने को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। ठीक है। और लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए बोला जाता है केमोसाइटोसिस। ठीक है। एमोइबा यहाँ पर फेगोसाइटोसिस के जरिए अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो देखिए आप डायग्राम में देखिए न्यूट्रिशन इन एमोइबा। फर्स्ट स्टेप, एमोइबा के आगे अगर उसका कुछ मतलब फूड पार्टिकल दिखता है, एमोइबा का बॉडी आपको पता है वो शेपलेस है। उसका जो सूडोपोडिया होता है वो क्या होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन उसके निकल आते हैं, और वो क्या होता है, जो फूड होता है उसके चारों ओर घिर जाता है। ठीक है। उसके चारों ओर घिरने के बाद वो उसे पूरा तरफ से कैप्चर कर लेता है और जो उसके जो मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ला के उसके चारों ओर घुमाता है, किसके चारों ओर, फूड के, उसको बोला जाता है इगेशन। देखिए डायग्राम के हिसाब से नीचे उसके नाम दिए गए हैं, इगेशन फर्स्ट डायग्राम। उसके बाद देखिए वो खाने को पूरे तरह खा चुका है, अभी उसके बॉडी के अंदर है। इसके बाद वो क्या करता है ना, उसका जो वैक्यूल बन गया है, फूड वैक्यूल, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, उसे वो बोला जाता है डाइजेशन। उसके बाद आप 3 में देखिए क्या हुआ है। उसके बाद वो क्या करता है ना, जो मतलब डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या करता है, अपना जो जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है आप जो भी फूड खाते हैं उससे आपका बॉडी का जो ग्रोथ होता है, उसी बॉडी ग्रोथ को बोला जाता है एसिमिलेशन।
और उसके फिफ्थ स्टेप में क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाता है, बचा कुचा जो, ठीक है, उसे वो रिलीज कर देता है, जिसे बोलते हैं कि इगेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एमोइबा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर हम पहुंच जाएंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तो इमेज दिख रहा है, इसे ड्रॉ कर लीजिए। इससे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे अभी लर्न करेंगे। तो ये स्टार्ट होता है माउथ से। एक मिनट देख लीजिए आप, माउथ कहाँ है, ये आपका इधर माउथ है। ठीक है फ्रेंड, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये है आपका माउथ वाला जगह। ठीक है फ्रेंड, तो ये है आपका माउथ आ गया। माउथ को क्या बोलते हैं, बुकेल कैविटी। ठीक है, इट इज टीथ एंड टोंग। टीथ का काम क्या होता है, टीथ क्या करता है, मिक्सिंग में काम करता है। ठीक है, और टोंग क्या करता है, टोंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टेस्ट को पता करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद टोंग क्या करता है, खाना मिक्स होने के बाद टोंग क्या करता है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस कौन सा वाला जगह है, ओइसोफेगस ये वाला जगह है। ये देख लीजिए, ये जो लंबा एरिया दिख रहा है आपको पाइप जैसे, ये है आपका ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस में उस ओइसोफेगस की तरफ पुश करता है खाने को जाने के लिए। ठीक है, और ओइसोफेगस में क्या होता है ना, इसे आप नोट कीजिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है ना, कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। मतलब फूड ओइसोफेगस के अंदर जाता है तो क्या होता है ना, खाने के पीछे कंट्रैक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, कंट्रैक्शन क्रिएट होता है मतलब प्रेशराइज करता है उसे नीचे जाने के लिए, और खाने के आगे क्या होता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उधर रिलैक्सेशन बढ़ता जाता है, इसीलिए खाना इजीली स्टोमक तक पहुंच जाता है। और स्टोमक देखते हैं, स्टोमक क्या है, एक तो देख सकते हैं जे शेप्ड ऑर्गन है, और उसमें बहुत सारा एंजाइम सीक्रेट होता है, जिसमें कि और एसिड सीक्रेट होता है, एचसीएल एंजाइम, इंसुलिन भी सीक्रेट होता है उसमें। और एचसीएल का काम क्या है, वो स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम बना देता है। मतलब हम खाते समय अगर कोई भी बैक्टीरिया या और दूसरे मतलब पैरासाइट अगर घुसने के चले गए होंगे तो वो बैक्टीरिया वायरस सबको मार देता है। ठीक है, और स्टोमक में बहुत सारा एंजाइम सीक्रेट होता है। माउथ में आपका सीक्रेट होता है सेलिवरी एमाइलेज, जिसे कि ट्रिप्सिन बोला जाता है। तो एंजाइम्स का जो कौन सा ऑर्गन क्या एंजाइम सीक्रेट करता है, आप हमारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में भी वो एंजाइम के बारे में हम बता दिए हैं, तो थोड़ा सब्र रखिए और उसे लिख लीजिएगा। अभी आता है लीवर। लीवर क्या है भाई, लीवर जो हमारा स्टोरेज टैंक है। लीवर क्या करता है ना, एक्स्ट्रा जो फूड हमारे बॉडी में आता है उसे ग्लाइकोजन के जरिए ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर कर लेता है। और ग्लाइकोजन क्या है भाई, प्लांट में जैसे स्टार्च पत्ते में स्टोर होकर रहता है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में लीवर में एक्स्ट्रा फूड ग्लाइकोजन के हिसाब से स्टोर होकर रहता है। ठीक है, और देखिए लीवर में एक तो जगह है ग्रीन कलर का, गल ब्लैडर। कहाँ भाई, गल ब्लैडर, गल ब्लैडर ये रहा, ये वाला ग्रीन कलर का। ठीक है, ये जो गल ब्लैडर है ये क्या करता है ना, लीवर से एक तो एंजाइम सीक्रेट होता है। कौन सा भाई, लीवर कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, तो वो जो एंजाइम लीवर के जरिए सीक्रेट हुआ होता है उसे गल ब्लैडर स्टोर कर लेता है, और बाद में वो काम आता है। और वहाँ पर देखिए गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है वो जाके डुओडेनम में मिला हुआ है। डुओडेनम क्या है ना, डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में बटा हुआ है, डुओडेनम, जेजुनम, इलुअम। तो वहाँ पर डुओडेनम पार्ट में गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है वो जाके मिला हुआ है। यहाँ पर पेनक्रियास, पेनक्रियास कहाँ पर है, पेनक्रियास स्टोमक के नीचे है। ठीक है, वहाँ पर देखिए आप गॉल ब्लैडर, यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको। गॉल ब्लैडर जाके साइड, गल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसे बोला जाता है साइस्टिक डक्ट। वो गल ब्लैडर का डक्ट जाके पेनक्रियाटिक डक्ट में मिला हुआ है, उसके बाद वो जाके डेडुनम में मिलते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियास भी बहुत सारा एंजाइम सीक्रेट करता है। उसका जो एंजाइम क्या क्या सीक्रेट करते हैं उसे आप लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट जाते हैं, और यहाँ पर कुछ तो लिख दिए हैं हम कि पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एमाइलेज सीक्रेट होता है, और इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन क्या करता है भाई, कुछ मतलब
पेशेंट्स के बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो शुगर को ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन क्या है ना, ग्लाइकोजन लीवर में जो स्टोर होके रहता है, तो शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन 3 भाग में है, क्या है, कोलोन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। तो वहाँ पर लास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। एक बात तो मैं बताना भूल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम मैं बताना भूल गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 3 पार्ट बताया था, डुओडेनम, जेजुनम, इलुअम, ठीक है। डुओडेनम ये 3 जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली डिजाइंड होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन पर ही स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट टाइम के लिए डाइजेशन प्रोसेस होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली कैसे डिजाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब अपने अंगूठे जैसे प्रोजेक्शन रहता है, उसे क्या बोला जाता है, भिल्ली, ठीक है। उसे भिल्ली बोलते हैं। और वो स्पेशली क्या करते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं जो फूड होता है, जो डाइजेस्ट हो चुका रहता है। उसके बाद बाकी के एब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर जो बच जाता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन का काम है ये वाटर को एब्जॉर्ब करना। वहाँ पर लास्ट टाइम के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो रेसिड्यू सब मटेरियल रहता है वो कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। और एनस तो पता है आपको, एनस के जरिए जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस। अगर यहाँ पर किसी भी पॉइंट में आपको एक भी डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि कोई भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं। और अभी बता देना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो नहीं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। इस टाइम में जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसीलिए शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग इसे पढ़ पाएंगे, और उनका बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपका कि कौन सा ऑर्गन क्या क्या एंजाइम सीक्रेट करता है, उसका एक तो लिस्ट हमने रखा है। तो ये रहा वो लिस्ट, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ का अगर लिख पा रहे हैं तो स्किप कर करके लिखिए, ठीक है। पुश कर दीजिए, ठीक है। पॉज करके आप लिख सकते हैं, पॉज कर करके आप लिख लीजिए, सभी का दिया हुआ है। और लास्ट में इतना बोलूँगा कि वीडियो बहुत मुश्किल से बनाए हैं, इसीलिए आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डाउट है तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर तो ज़रूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम देते हैं।